हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और आपके सामने बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है। जब लास्ट टाइम में हम पेपर की तैयारी करें, कैसे करें बोर्ड एग्जाम की, तो उसके लिए हमने आपके सामने हमने कोटेशन सेलेक्ट किया है, मैराथन 10th फॉर बोर्ड एग्जाम। इसमें आपके सामने हम कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन को कलेक्शन किया है। मतलब यहाँ पर हम आपको ओवरव्यू, पूरे बुक का ओवरव्यू देंगे कि मतलब कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आते हैं। केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन को आप देख कर जाएंगे तो आपका पूरे बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये हमारी आशा है। तो आपके सामने बताते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और हर चैप्टर का हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है समपूर्णांक रूप। ये हमारा MCQ में ही आ जाता है। पहले चैप्टर का समपूर्णांक का रूप क्या होता है, 2Q। ये हमारा समपूर्णांक का रूप क्या होता है, 2Q। इसके दर पे M भी हो सकता है, मतलब 2M या 2P, कुछ भी हो सकता है। विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2Q + 1। मतलब ये MCQ में डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल देखा गया है कि हर प्रीवियस ईयर में हमने एनालिसिस किया है अनसॉल्व्ड को, तो हर साल रूट वाले क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, अपर में संख्या सिद्ध करने के लिए वो रूट 5 भी हो सकता है, 7√5 ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ये सेलेक्ट किया है, जैसे सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपर में संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, कोई भी हमें अपर में संख्या सिद्ध करना है तो मान लेना इसके विपरीत में कि ये एक परमेय संख्या है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए हमें इसको लेट कर लेना है कि माना इसके विपरीत में 2 - √5 एक परमेय संख्या है। मतलब यहाँ परमेय है तो हमें क्या मान लेना है, परमेय संख्या मान लेना है। परमेय संख्या है, और परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ले सकते हैं 2 - √5 = P/Q। ये अब इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि रूट वाला एक तरफ रखना है और गिनती एक तरफ भेजना है। तो मतलब ये माइनस में इसका इधर ट्रांसफर कर दें तो ये माइनस में इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 - P/√5 = 2 - P/Q = √5। ये अब इसके बाद हम इसको लेफ्ट तरफ लिख लें तो √5 बराबर हो जाएगा 2 - P/Q। ये जैसे ये परमेय संख्या है P/Q, अगर हम परमेय संख्या से परमेय संख्या ही घटाएं तो हमेशा हमारी परमेय संख्या ही आती है। मतलब P/Q का ही रूप आएगा, और जो रूट में केवल रहे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, जैसे मतलब 9 लिख लिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हमारा परमेय है। लेकिन जिसका रूट नहीं निकलेगा वो हमारी अपरमेय है। तो ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, परंतु 2 - P/Q एक परमेय संख्या है। लेकिन जो ये परमेय संख्या होती है और परमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होती। मतलब यहाँ बराबर लिखिए, इसका मतलब ये विरोधाभास प्राप्त होता है, इसे मैथ में कंट्राडिक्ट, ठीक ना, ये हो। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन ये आपस में कभी बराबर नहीं होती हैं। मतलब ये कभी आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो इसका मतलब अतः यहाँ पर लिख देंगे। आप यहाँ नीचे थोड़ा सा सही दिखाई नहीं देगा तो हम इसको यहाँ पर कलेक्ट करके लिख दे रहे हैं। तो इसके बाद आपको लिख देना है अतः, इसका मतलब विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 does not equal 2 - P/Q। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये गलत, हम जो इमेजिन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, सही नहीं है। तो अतः 2 - √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये आपको अपरमेय संख्या के क्वेश्चन समझ में आया। अभी मैं आपको इसका और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो जैसे ये सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी ये टाइप आया था, यही पूछ लिया था, √2 ही पूछा था, डायरेक्ट यही एग्जाम में छपा था पेपर में, और आशा है अब कि फिर एग्जाम में छपेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या। तो मान लेना है इस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये टाइप है, जैसे हमने पिछले कराया तो उसमें भी वो कॉन्सेप्ट था। इसी तरह इसको करने के कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले मान लेंगे कि माना इसके विपरीत में सॉल्यूशन सब में लिखते रहेंगे,
सॉल्यूशन, मतलब स्टेप मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए हम सब स्टेप को लिखते रहेंगे। माना इसके विपरीत में √2 एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, यहाँ परमेय है तो यहाँ क्या लिखेंगे, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, मतलब परमेय संख्या है तो ऐसे लिख लेंगे √2 बराबर P/Q, ऐसे लिख लेंगे। और इसके बाद इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का। और यहाँ पर ये Q कभी 0 के बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो परमेय होगी नहीं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा P²/Q स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर मतलब एक Q इसके साथ भेज देंगे, मतलब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, एक Q इसके साथ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q बराबर P²/Q। अब ये Q क्या है, पूर्णांक संख्या होती है, तो ये 2Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और P²/Q ये परमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं ऐसे लिखेंगे, चूंकि 2Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, लैंग्वेज के ही इसी के नंबर हैं, पूरे मार्क्स फॉरेन मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चूंकि 2Q एक पूर्णांक संख्या है तब परंतु P²/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन जो हमारी ये परमेय संख्या है और पूर्णांक संख्या ये कभी मतलब कि सदैव बराबर नहीं होती। जैसे 2 है, ये पूर्णांक संख्या है, 2/1 लगा सकते हैं, ये भी परमेय संख्या है, मतलब ये, लेकिन हमेशा जैसे 2 है तो 2/3 के इक्वल नहीं हो सकती, मतलब कि सभी पूर्णांक संख्या जो होती है वो सभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ऐसे लिखेंगे, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या के सदैव बराबर नहीं होते, होती हैं। अब मतलब इसका मतलब यह है कि अतः विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब कंट्राडिक्ट, ऐसे लिखेंगे, अतः मतलब कि 2P डज नॉट इक्वल P²/Q, ये हो गया। तो लिख देंगे अतः ये हो जाएगा हमारा √2 एक अपरमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इनको अपनी कॉपी में बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहें और बोर्ड की तैयारी एकदम बेहतरीन से करते रहें, क्योंकि जरूर स्कोर होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभी तक हमने अपरमेय संख्या के 2 क्वेश्चन कराए, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें मानना है वही चीज, माना इसके विपरीत में, सॉल्यूशन में यही लेट कर लेना है, इसको आपको हम समझा देते हैं, लैंग्वेज वही पूरी डिक्टो पूरी कॉपी कर लेना है। पहले मान लेंगे कि माना इसके विपरीत में 7√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको मान लें, 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अब इसका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या, अब यहाँ पर ये गिनती कभी भी बदल सकती है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2√3 आ सकता है, 7√2 आ सकता है, मतलब गिनती कोई भी हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसके साथ की जितनी गिनती होगी इसको बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा P/7Q। अभी देखो हमने बताया था कि रूट के अंदर कोई भी है ये अपरमेय हो गई और ये परमेय हो गई, तो इसके बाद वही लिखना है, चूंकि √5 एक अपरमेय संख्या है तथा P/7Q एक परमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या सदैव आपस में कभी आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो आप इनको कर लेंगे, आशा है आप कर लेंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर बताएंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इस पहले चैप्टर में आप इनको तैयार करेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे 2-3 फार्मूले आपको बता देते हैं। जैसे कभी आ जाए, ठीक ना, अगर हमारा कभी आ जाए इसमें हमारा है विभाजन प्रमेय, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर A क्या है, भाज्य को बताता है, Q क्या है, भागफल है, B क्या है, भाजक है, और R क्या है, शेषफल। और R का मान जो होता है ये हमेशा
जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। ये कभी एमसीक्यू में, ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में ये भी छपा था कि आर का मान यूक्लिड प्रमेय के लिए कितना होता है। इसके लिए एक और इस चैप्टर में फार्मूला याद रखना है, HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे भी पिछले बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रमेय ही पूछ ली थी, बस यहाँ पर ए भी दे दिया था, यहाँ पर ए इंटू बी दे दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा HCF ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी। यही डायरेक्ट एग्जाम में यही आया था। तो ये आपको हमने पहले चैप्टर में इतने क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, 3 क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं बहुपद में। अब हम सेकंड चैप्टर में द्विघात समीकरण में मतलब बहुपद में चलेंगे। बहुपद ये है, अब इसमें हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया द्विघात समीकरण। पहले द्विघात बहुपद समीकरण थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताते हैं। द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि ए 0 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण बचेगी नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसका शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस, द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं, द्विघात समीकरण के इसके 2 शून्यांक होते हैं, अल्फा होता है और बीटा होता है। द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं, इतने जितनी पावर उतने शून्यांक, अगर 3 पावर तो 3 शून्यांक, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। तो 2 पावर है तो 2 शून्यांक अल्फा बीटा। तो इसमें पहला फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। इसे कहते हैं शून्यांकों का योगफल। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। इसी क्या होता है सी अपान ए, सी अपान ए। सी का बी कहाँ से लाएंगे, एक्स का जो गुणांक होगा वो बी होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, जो शेष बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। और इसके बाद यहाँ पर हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र और है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और जिन स्टूडेंट ने फार्मूले का पूरा हमने टॉप 40 फार्मूले कराया, उनको एक बार जरूर देखेंगे। इस चैप्टर मतलब इस मैराथन को समझने में थोड़ी सी और आसानी रहेगी। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल, मतलब ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। मतलब यहाँ पर दिया है गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -3, क्रम से मतलब क्रम से, ये अल्फा और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। अब इसके बाद हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसका फार्मूला लगा देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अभी आपको हमने फार्मूला बताया था। तो एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है 2 है। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आपको बताते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है हमें उसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। शून्य का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि शून्य का मतलब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बोर्ड में छपता है। आपका मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस बेस क्वेश्चन को आपको तैयार करके बोर्ड में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको बराबर 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लाना है। तो अगर हम 4 इंटू 3 कर दें, अगर 4 से -3 कर लें तो आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ अगर माइनस हो तो घटा के लाना है, अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ के लाना है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये हो जाएगा 4 - 3 -4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x - 4 बराबर 0। अब हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन वो चीज़ लेंगे जो दोनों में हो और छोटा चीज़, कॉमन वो चीज़ होता है जो दोनों में हो और छोटा चीज़ कॉमन, स्मॉलेस्ट वैल्यू कॉमन होती है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो छोटा क्या है x है और दोनों में है। यहाँ बच जाएगा 3x - 4 और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x - 4। अब ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4 एक में हो जाएगा और x + 1 एक में हो जाएगा। एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0। यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको कर देंगे तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो जाँच के लिए कंडीशन क्या है,
जांच के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आया है इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा। पहला जो शून्य क्या है उसे अल्फा, इसे बीटा। इसे अल्फा कह देंगे तो ये बीटा हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। ये अल्फा है, ये बीटा है। मतलब हमारा अल्फा बराबर आ गया 4/3 और बीटा बराबर आ गया -1। ये हो गया। इसके बाद हम सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण हमारी है, मतलब 3x² - x - 4 बराबर 0। इससे सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब -1। c की वैल्यू कितना है, -4। ये है। अब जांच के लिए शून्यांकों तथा गुणांकों की जांच के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला लिखाया था b - b/a। और अल्फा की वैल्यू ये, अगर दोनों LHS बराबर RHS हैं तो यही मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच है। अल्फा की वैल्यू कितना है, 4/3 है। बीटा की वैल्यू कितना है हमारी, -1 है, बराबर इसकी वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और a की वैल्यू कितना है, 3, इसके अपन 1 लगा लेंगे, 3 × 1 = 3, तो 4 से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू कितना है हमारी, 4/3। बीटा की वैल्यू क्या है, -1। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हमारी कितना है, -4। ये हो जाएगा। A की वैल्यू कितना है, 3 है। अब ये 4 बन जा 4 हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा, -4। LHS बराबर RHS, मतलब यहाँ भी LHS बराबर RHS है और यहाँ भी LHS बराबर क्या है, RHS। LHS बराबर RHS। तो यही हमारा शून्यांकों तथा गुणांकों की, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, किसी द्विघात बहुपद, और पांचों क्वेश्चन के एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहें। लिखे ना तो आप एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज, क्योंकि लिखेंगे, मैथ का लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लिखेंगे तो फिर उन क्वेश्चन को एनालिसिस कर पाएंगे आप कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो भूलने के लिए आप प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। किसी द्विघात बहुपद ये है कि शून्यांकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग कितना है, 40 है। मतलब यहाँ पर अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग, मतलब जो दिया है α² + β², वर्गों का योग, वर्ग कर दिए और योग कर लिए, बराबर कितना दिया है, 40। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। शून्यांकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग ये है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे आपको समीकरण जो दिया है हमारा fx बराबर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 2x² + 5x + k, ये है। सबसे पहले आपको इससे ABC निकाल लेना है। a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर k है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। b की वैल्यू क्या है, 5, तो हो जाएगा -5, और a की वैल्यू कितना है, 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। c बोले तो k/2, ये हो गया। अब सब हमें तो वैल्यू k की चाहिए, तो इसका थोड़ा सा एक बेसिक फार्मूला लग जाएगा। α² + β² बराबर 40 है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a² + b² का फार्मूला, और यहाँ पर a + b के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा बराबर 40। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है हमारा, -5/, ये तो -5/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2α × बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, k/2, ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 40। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का k बराबर 40 हो जाएगा। अब ये प्लस में उसको उधर भेज देते क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 40 - 25/4, इसके बटे कर लेंगे, इसका इसमें गुणा, 4 चौक 16, मतलब 160 हो जाएगा। 0 लगा लेंगे तो ये 25, 10 से 5 गए 5 आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3, 135, तो वो भी माइनस मतलब कि प्लस का आ जाए, तो k बराबर हो जाएगा 135/4, और इस माइनस के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा -135/4। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझे, कहीं पर कोई डाउट होता है तो ऑनलाइन का यही फायदा है कि आप पीछे वीडियो को करके कई बार देखते रहें। अब हम क्वेश्चन करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, और इसके पहले आपको थोड़ा सा और बता दें, अगर कभी त्रिघात समीकरण का आ जाएगा तो त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इसमें अल्फा, ये मतलब इसके 3 घात है, जिसके 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा गामा, इसके 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसे कहते हैं दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग, ये क्या हो जाता है हमारा, c/a हो जाएगा।
और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, इसे कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल, इसे कहते हैं शून्यांकों का योगफल। ये क्या होता है, माइनस डी अपान ए। तो ये कभी ज़रूरत पड़े तो आप इनको अप्लाई कर लेंगे और हमारा मतलब कि पूरे फार्मूले का वीडियो पड़ा है उसको जरूर देख लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इस चैप्टर पे चलते हैं। इसमें सबसे पहली विधि है आपको प्रतिस्थापन पढ़ के जाना है, विलोपन पढ़ के जाना है, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसका भी हमारा पीछे लेक्चर पड़ा है, उसको देख लेंगे, उसको भी देख सकते हैं। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है कि किसी एक समीकरण से जाए आपको पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से एक से मान निकाल के दूसरे में रख देना है, या तो x का मान निकाल लेना है या तो y का। जैसे हम समीकरण 1 ले लें, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, जैसे हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो x बराबर ये माइनस में उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर के उस पार कोई चीज़ जाता है प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, गुणा में है भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगी तो गुणा में हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अब ये x वाली वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा। अगर इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 7y बराबर 30 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या है 2 प्लस y प्लस 7y बराबर हो जाएगा 30। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 का y में गुणा कर देंगे 4y प्लस ये 7y बराबर ये हो जाएगा 30। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 7 4 11y, ये 30 माइनस 8 इससे घट जाएगा तो 11y बराबर 30 से 8 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यही y का मान समीकरण मतलब समीकरण 1 में रख दें या यहाँ पर वैल्यू जहाँ निकालें। देखो हमने x बराबर क्या निकाला है, x बराबर 2 प्लस y, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस y की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अतः x बराबर 4 और y बराबर 2। तो ये भी क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। तो विलोपन विषय अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे 2 चर वाले। प्रतिस्थापन क्या है ये आपको समझ में आया। विलोपन में क्या होता है, विलोपन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर करना है, ठीक ना। सबसे पहले या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक। और सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमें करने के 2 तरीके हैं। अब जैसे डायरेक्ट ही बराबर कर लें या सबसे पहले एलसीएम ले लें। तो अगर हम डायरेक्ट बराबर करें, जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें हम 2 की गुणा कर दें तो यहाँ पर 2 की अगर गुणा करेंगे तो ये गुणांक बराबर हो जाएगा x वाला। अगर इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर अगर इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे तो जैसे 2 की इसमें गुणा करेंगे, 2 की गुणा करने का मतलब पूरे में गुणा करते हैं, प्लस 2y अपान 3 प्लस 1 बराबर इधर 0 से 2 की गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा x। इसका इसमें 2 दूनी 4y बटे 3, इसका इसमें करेंगे तो 2 एकन्नम 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 2 तो इसको क्या मान लेंगे 3। फिर जिसका हमने गुणांक बराबर के लिए उस अन्य जो समीकरण बची है 2 वाली इसके नीचे राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे 2 बराबर 3। ये है हमारा। चाहे तो इसको इधर भेज दे तो ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 है। अब सबसे पहले जिसका हमने गुणांक बराबर किया, हमने गुणांक किसका बराबर किया है, x का गुणांक बराबर किया है। तो अगर दोनों के आगे समान चिन्ह होंगे तो घटाना है, विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ना है। जैसे समान चिन्ह का मतलब जैसे इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे तो इसके आगे दोनों के आगे प्लस, यहाँ पर प्लस है एक माइनस तो ये है, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। अब इनको हम क्या कर देंगे घटाने पर अगर घटा देंगे तो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस तो प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, ये इससे कट जाएगा। अब जैसे ही जब ये चिन्ह लगाते तो ये खत्म हो जाता है, मतलब अब इसके आगे माइनस नहीं है, अब क्या है प्लस है, ये समझना है। तो जैसे ये हो जाएगा हमारा 4y अपान 3 प्लस y बटे 2 बराबर, अब देखो ये भी माइनस है, ये भी दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस का होगा तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका बराबर कर लेंगे 3 दूनी 6, इसका इसमें 4 दूनी 8y प्लस 3y बराबर माइनस 5, इसका इसमें गुणा कर देंगे 6 पंचे 30 तो ये हो जाएगा 8 3 11y और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा, अब ये भाग में यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, या गुणा में यहाँ आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यही y की वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे हो जाएगा, जैसे अब यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा। तो आप कर लेना, कोई डाउट हो तो क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आपको बताते हैं। अब संख्याओं के बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इससे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको कौन कौन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में। संख्याओं के बेस्ड हो गया,
आयत का क्षेत्रफल, आयतन मतलब आयत के क्षेत्रफल में इसके परिमाप में ये क्वेश्चन को करके जाना है। और उसके बाद आपको जैसे हमारा आयु वाला क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ पर कराते भी हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब क्या होता है हमारा माइनस, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, ये बात आपको याद रख लेना है। सबसे पहला दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो जैसे हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या, सॉल्यूशन लिखते रहेंगे हर क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है ये बात को। माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है x है। दूसरी संख्या मान लेंगे, माना दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब इससे इसको घटा देंगे, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 दिया है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 26 ये हो गया। और कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा, मतलब ये आप लिखते रहेंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जैसे ये हमने इससे इसको घटा दी, ये बड़ी है, मतलब ये संख्या इससे 3 गुनी है, तो अगर इसका 3 गुना कर दे तो इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y। अब यही x का मान इसमें रख देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर इसमें रख देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26, और x की वैल्यू कितना है 3y, और y बराबर कितना हो जाएगा 26। इससे घटा देंगे तो यह आ जाएगा 2y, 3 से 1y घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, y बराबर कितना हो जाएगा 13। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 13। अब पहली संख्या निकालना है तो ये y की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगा। x बराबर हमारा कितना है 3y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू हमारी 13 है, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। तो जो संख्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट में आपको लिख देना है, अतः संख्या का हो जाएगी 39, 13। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन क्या है इसको आपको बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने आयत का सिलेक्ट किया है, और आप मतलब आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और आप इनकी ओवरव्यू, कोशिश यही है कि आप इनको तैयार करके जाएंगे तो आपको एकदम आपका बेनिफिट होगा। सबसे पहले आयत में आपको 2 फार्मूले याद रखना है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। और अर्ध परिमाप की बात करें तो इसी का आधा हो जाएगा, मतलब l प्लस बी ये हो जाएगा। और वीमा मतलब क्या होता है भुजा, इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप इतना है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई, आयताकार इसकी जो लंबाई है कितनी है x मीटर। और मान लेंगे कि माना आयताकार, यहाँ आयताकार लिख लेंगे, आयताकार या आयत भी कोई टेंशन नहीं लेना है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितना मान लेंगे y मीटर। अब कह रहा अर्ध परिमाप देखो परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, और परिमाप कहेगा तो ये 2 हट जाएगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगी, तो मतलब इसका अर्ध परिमाप दिया है तो मतलब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36 दिया है। क्योंकि परिमाप कहेंगे तो ये हो जाएगा 2l प्लस बी, तो ये 2 हट जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण हो जाएगा 1 प्रथम शर्तानुसार ये हो जाएगा। इसके बाद जिसकी लंबाई, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है पहले दोनों बराबर कर लिया, ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले दोनों बराबर कर लिया। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से ये मतलब ये अधिक है। और जहां पर एक वर्ड ये है कि जैसे चौड़ाई से लिखा तो चौड़ाई में ही आपको प्लस करना है, अगर कम लिखा होता तो माइनस कर देते। जैसे कह रहा है कि चौड़ाई 4 अधिक है तो इसमें 4 प्लस कर दें। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये x वाला मान समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर ये हो जाएगा। अगर 1 में रख देंगे तो x के प्लेस पे हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या है वैल्यू y है, बराबर कितना हो जाएगा 36 ये हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 2y, और ये प्लस में उधर जाकर माइनस में 36 से 4 घटा देंगे, 36 से अगर 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 2y, इससे काट देंगे तो 16 दूनी 32, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16। अब y का मान यहाँ रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा y प्लस 4 है तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20। ये लंबाई कितनी आ गई, यही इसकी बीमा है, लंबाई कितनी आ गई 20 और चौड़ाई कितनी आ गई 16, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है समपूरक कोण से और कोटिपूरक कोण से। समपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कहते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि आप भूल ना पाएं। और एक होता है कोटिपूरक कोण, एक होता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण इसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसे कोटिपूरक कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो समपूरक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें एकदम अच्छे से। इसके कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना बड़ा कोण कितना है x है, माना बड़ा कोण कितना है x है, और माना छोटा कोण कितना है y है। पहले दो कोण मान ले, क्योंकि आपको पता है संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखो प्रथम शर्तानुसार कह रहा, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़ा कोण क्या है x, छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब ये 18 अधिक है तो x डिग्री लगा लेंगे आप अच्छे से, ठीक है, ये हुए। अब इसके बाद ये कितना अधिक है 18 अधिक, तो इसमें 18 जोड़े दोनों बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब एक इसकी परिभाषा से, अब मतलब कि संपूरक कोण की परिभाषा से, संपूरक कोण की परिभाषा से, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है कि दोनों कोण का योग कितना होता है 180, मतलब x प्लस वाई बराबर 180। अब यहाँ पर x की वैल्यू ये वाली पुट कर देना है। तो अगर ये वैल्यू समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x के प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180। अब ये y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y, और ये प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाएगा। तो 180 से 18 डिग्री घटा देंगे, 180 डिग्री से 18 डिग्री अगर घटा देंगे तो ये 10 से 8 गए 2 आ जाएगा, 7 से 1 गए 6, 162। तो 2y बराबर हो जाएगा 162 डिग्री। इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। तो छोटा कोण कितना आ गया, छोटा किसको माने थे y, मतलब y बराबर 81 डिग्री। अब यहाँ रख देंगे तो y का मान पता चल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री, और एक इसका मान कितना है 81 डिग्री प्लस 18, जोड़ लेंगे 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के, और आप इनको कॉपी में बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहेंगे, शुरू से लास्ट तक आपको एकदम एनर्जी रहना है, एनर्जेटिव रहना है, क्योंकि तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। कह रहा है दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। जैसे कह रहा है दो अंकों की संख्या, मतलब उसमें इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक है, तो हमने मान लिया कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या बराबर क्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक, y क्या है दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब देखो प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग मतलब इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर कितना है 9 है, ये हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, जैसे ये संख्या है तो संख्या का अगर अंक उलट दोगे, अंकों को उलटने पर बनी संख्या देखो अंक जब उलटते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इकाई वाला दहाई के पास आएगा, दहाई वाला इकाई के पास चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये हमारी नई संख्या आ गई। तो जो कह रहा है कि उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, मतलब ये संख्या जो है, मतलब 10x प्लस वाई, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ये है, मूल संख्या से 27 अधिक है, मतलब ये ज़्यादा है, तो हमें बराबर करना है, तो यहाँ 27 जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बस इसको ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 10x ये x कॉमन ले लेंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9x,
ये 10y है y, तो घटा देंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा 27। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 27। 9 त्रिक 27, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब ये 1 है 2 है, इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर विलोपन भी से सॉल्व कर दे रहे हैं अच्छे से, और आप इनको अच्छे से सॉल्व करके लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इनको अगर काट देंगे तो ये x कितना हो जाएगा 2x, और ये 9 3 12 हो जाएगा, 2 6 12, मतलब x बराबर कितना आ गया 6। और y अब यही वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे समीकरण जहाँ 1 में या 2 में। जैसे समीकरण 1 में रख देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो अगर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये 6 रख देंगे तो 6 माइनस वाई बराबर 3, तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 6, इसे घटा देंगे तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। x y बराबर 3 हो गया। अब यही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या यहाँ पर रख देंगे, तो अतः लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक, y की वैल्यू कितना आया 3, तो 10 गुणे 3 प्लस x की वैल्यू कितना है 6, तो 10 3 30 प्लस 6, तो संख्या कितना हो जाएगा 36। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको बताते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। भिन्न में अंश होता है और हर होता है। सबसे पहले भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। तो मान लेंगे कि माना अंश कितना है, माना अंश कितना है x है, माना अंश कितना है हर, माना हर कितना है y है। अंश x है हर ये है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटा हर, मतलब x बटा y। अब प्रथम शर्तानुसार कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कहेगा वही कहेगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश ये है, तो इसमें कह रहा है एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दें, तथा हर में एक घटा दें, तो हर ये है हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगी ये। अब इसको सॉल्व कर लें तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी, इसके बटे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1, और ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस वाई, और ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगी, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें। अब की क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब यही लिखना है, कह रहा है हर में एक जोड़ दें, तो हर ये है इसमें एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती, तो वह 1/2 हो जाती, कहेगा 1/3 हो जाती, तो 1/3, मतलब जो क्वेश्चन कहेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, ये समीकरण। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन करें, इसको इसके नीचे ले लें, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये समीकरण का 1 है। अब हम सबसे पहले इसमें देखो दोनों गुणांक बराबर है, अगर इनको घटा लें, घटाने पर घटा देंगे तो ये प्लस में है माइनस हो जाएगी, ये माइनस में प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में प्लस में, ये इससे कट जाएगा, 2x से x घट जाएगा तो x आ जाएगा, और ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यही x का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में, तो -2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का y, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 5, मतलब हर हमारा 5 आ गया, अंश 3 हो गया। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 है 5th, ठीक ना। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटा हर x बटा y, तो मतलब 3/5, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको बताते हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है 2 चर वाले एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन में जरूर आप पढ़ के जाइए, जरूर आने की एकदम फुल संभावना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है, 2 वर्ड कहेगा, अगर बाद कहता है तो हमें प्लस करना है, ठीक ना। बाद कहे या पश्चात कहे, 2 वर्ड आपसे बोल सकता है, बाद कहे या पश्चात कहे, तो उम्र वाले क्वेश्चन में प्लस करना है, पूर्व कहे या पहले कहे हमें माइनस करना है। 2 आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है सबसे पहले। और गुना मतलब क्या होता है गुणा, जैसे गुना कहता है तो गुना मतलब क्या होता है गुणा होता है, गुना मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको क्लियर करना। जैसे कह रहा है कि सॉल्यूशन, अब यहाँ एक नूरी नाम का नूरी है और सोनू है, तो पहले मान लेंगे कि माना नूरी की आयु कितना है, माना नूरी की आयु कितनी है x है, नूरी की आयु कितनी है x वर्ष, और माना सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु कितनी है y वर्ष, ये है। सबसे पहले ये मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 5, पहले दोनों को इक्वल लिख लेना है, x बराबर y, x बराबर दोनों को पहले इक्वल लिख लेना। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व कह दिया ना, पूर्व वर्ड आ गया, पूर्व के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है, दोनों में से 5 पहले घटा देना है, ये हो गया। अब ये हो गया। अब कह रहा है कि नूरी की आयु, ये नूरी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये 3 गुनी थी, तो इसमें 3 से गुणा कर देना है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। जिसमें लिखा रहा है सोनू की तो सोनू में ही गुणा कराना है, जैसे लिखा रहा है मोनू की तो मोनू में ही गुणा कराना है, जो लिखा रहेगा। तो x माइनस 5 बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 5 15, ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो x माइनस 3y, और ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 5 और 15, ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो x माइनस 3y। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार अब कह रहा है कि अब ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पहले दोनों के इक्वल कर देना है, x बराबर y। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात वर्ड बोल दिया, तो इसमें दोनों तरफ 10 पहले प्लस कर देंगे, 10 इधर दोनों तरफ प्लस, ये हो गया। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 2 गुनी, तो इसमें 2 की गुणा कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ये इसका इसमें गुणा 2y प्लस 10 दूनी 20, और यहाँ कैसे, जैसे लिखा है सोनू की आयु 2 गुनी, ठीक है, सोनू की आयु की 2 गुनी, तो यहाँ से 2 इसमें गुणा करना है, x प्लस 10 और ये प्लस में इधर आकर माइनस में, x माइनस 2y, और ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में ये हो जाएगा, इससे घटा लेंगे तो कितना जाएगा 10, x माइनस 2y, ये समीकरण 2। इनको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अब द्विघात समीकरण के क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं। मूल समान हो तो c का मान बताइए, मूल समान हो तो p का मान बताइए, मूल समान हो तो k का मान बताइए, ये कंडीशन आती है। तो यहाँ पर ये विविधकर का क्वेश्चन आ गया। विविधकर बराबर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। जब d का मान 0 मूल मतलब वास्तविक होंगे और असमान होंगे, और जब d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जैसे कह रहा मूल समान है, तो सबसे पहले मूल समान है तो इसकी शर्त क्या होती है, मूल समान है तो इसकी शर्त क्या होती है, d बराबर 0, और d बराबर फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब सबसे पहले यहाँ फटाफट a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा वो a रहेगा, x के आगे जो रहेगा वो b रहेगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो फटाफट वैल्यू रख दें। b के प्लेस पे क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2 है, और c की वैल्यू c ही है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, c बराबर 0। ये प्लस में उधर जा करके माइनस में, तो 8c बराबर हो जाएगा माइनस का 64, माइनस माइनस कट जाएगा 8 अठाई 64, तो ये हो जाएगा हमारा c बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये c की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे ये, क्योंकि इसी बेस में है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आपको बताते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। गुणनखंड विधि आपको जरूर बोर्ड पेपर में पढ़ के जाना है। सीधराचार फार्मूला जरूर पढ़ के जाना है। इसके मूल ज्ञात कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। गुणनखंड आपको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना है। मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। अब यहाँ जैसे मेथड लिख जाए तो आपको उसी से करना है। मेथड नहीं लिख रहा तो आपको जो है सीधराचार से कर लें, या पूर्ण वर्ग विधि भी है और इससे कर लें। तो सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड जो होता है गुणनखंड होता है। अगर गुणनखंड नहीं हो रहा तो सीधराचार फार्मूला से। सीधराचार फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिन स्टूडेंट ने इसको अभी नहीं लिखा है तो इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है, जैसे रूट वाला क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन आया। अब इसका इसमें पहले गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 को तोड़ना है 2 रूट 6 आ जाए, तो 6 को इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 दूनी 6, 6 को तोड़ना है कि 2 रूट 6 आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6। अगर रूट 6 में रूट 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस x ये हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 6 हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर का 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर दे तो रूट 6x, इसमें रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लेना है। अब जैसे इसमें रूट 6 है तो रूट 6 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो इसमें से रूट 3x कॉमन हो जाएगा। रूट 3x तो यहाँ इसका मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3x यहाँ से 3 कॉमन होकर तो 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ से √2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2, ये हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगी, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, √3x माइनस √2 एक में हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3x माइनस √2 एक में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। एक बार आप इसको बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम मेथड आपको बता दें। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 घात समीकरण बन जाएगा, हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लास्ट टाइम में हम कैसे 2 घंटे में अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड पेपर में छपा है। सबसे पहले इसमें क्या है, x वाला x के पास में, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, x वाला x के पास, जैसे यहाँ x है तो इस x वाला यहाँ ला जाएंगे, तो 1/a + b + x, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो 1/x। मतलब जब हमें कॉन्सेप्ट याद रहे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। ये ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। a + bx इंटू x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की पूरे में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, इसका इसमें b + a हो जाएगा। अब ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर माइनस इसमें कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a + b अपान a + b इंटू x बराबर a + b भी लिख सकते हैं इसको, अपान a b। ये इससे क्या हो जाएगा, बराबर बराबर है, कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x a + b + x बराबर a b, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x a और इसका इसमें bx, इसका इसमें x², ये प्लस में इधर आकर के माइनस में a b। सेपरेट लिख लेंगे तो पहले x² + xa या ax लिख लेंगे प्लस bx माइनस का a b बराबर 0, ये हो जाएगा। ऐसे सेपरेट कर लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉमन ले लें, कॉमन जैसे इसमें हम थोड़ा सा कॉमन ले लें, कॉमन लेकर इसको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर हमारा माइनस भी था, थोड़ी यहाँ पर माइनस भी था, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस था, तो जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है। अब सबसे पहले इसमें x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + का a, और यहाँ से प्लस का b कॉमन ले लेंगे तो x + का a बराबर 0। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x + a एक में हो जाएगा, और x + b एक में हो जाएगा। एक बार इसको बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का a, इसको करेंगे तो माइनस का b। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो 2 घात समीकरण का ये लास्ट क्वेश्चन है। धारा वाले क्वेश्चन आप जरूर लगा के जाइए। धारा वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ओवरव्यू पता रहे कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज वाले। तो ये क्वेश्चन 6 अंक में भी आया है। और एक नाव की शांत जल में, अब एक बात आपको समझाते हैं, अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, अगर दिशा में जाते हैं। और अगर विपरीत दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, मतलब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगी धारा में, ठीक ना, पानी वाली जब कहानी होगी तो, ठीक ना, ये हो जाएगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र यूज होना है, या चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ देखो समय की बात चल रही, तो टोटल समय कितना रहा, 4 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ हम समय ज्ञात करेंगे। कहा कि धारा, एक नाव की पहले मान लेंगे, माना धारा की चाल कितनी है, माना धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम धारा की दिशा में निकाल लेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में देखो, धारा की चाल, नाव की चाल कितनी है 15, और धारा की दिशा में करेंगे तो हो जाएगा 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विपरीत दिशा में बात करेंगे, विपरीत दिशा में अगर हम नाव की चाल की बात करेंगे तो हो जाएगा 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार अब मान लें ये धारा की दिशा में जाने में समय t1 लग रहा, और धारा की विपरीत दिशा में जाने में समय t2 लग रहा है, और बराबर करा कि पूर्ण समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेंगे बटे 60, 1 0 से 0, 3 क्रम 3 दूनी 6, 4 सही 1 बटे 2, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे 2, ये मतलब इतने घंटा।
9/2 घंटा, इतना टोटल समय लगेगा। अब देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो धारा की दिशा में कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चाल कितनी है, 15 प्लस x है ये, प्लस धारा की विपरीत दिशा में समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो उतना ही जा रहा है 30 किलोमीटर ही, लेकिन वहां पर स्पीड कितनी है, ये 15 माइनस x बराबर 9/2। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ 30 कॉमन ले लेंगे, अच्छे से आशा है आप सॉल्व कर लेंगे, डाउट होता है तो क्लियर करेंगे। 1/15 माइनस x बराबर 9/2 हो जाएगा। ऊपर हम काट सकते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, 3 धम्मा 30, ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, 10 दूनी 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करेंगे। अब हमारा समांतर श्रेणी चैप्टर आ गया। समांतर श्रेणी से हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सेलेक्ट किया है कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। सबसे पहले समांतर श्रेणी में आपको बता दें, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसमें a को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, a को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, और उसके बाद d को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, d को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। और d बराबर क्या होता है, an माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं a2 माइनस a1, मतलब बाद के पद से पहले वाला पद जब घटा देते हैं तो सर्वांतर आ जाता है। अब इसके बाद जैसे कह रहा है कि किसी और समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस n मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जैसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद बोले तो an, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि nवां पद कितना है, 2n माइनस 1। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसका 7वां पद क्या है, 7वां मतलब n बराबर 7 रख दे बस, तो a7 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 1, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 से घट जाएगा तो कितना जाएगा, 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे कह रहा है कि, और एक बात और समझेंगे, अगर कोई क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है तो उसके सर्वांतर आपस में बराबर होते हैं, मतलब d1 बराबर d2 सभी आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन था, तो an बराबर लिखना है, बस n बराबर 7 रख देना है, आंसर हो जाएगा, डिटो कॉपी हो जाएगा, ठीक ना, सॉल्यूशन आप कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x के किस मान के लिए इतने समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, d1 बराबर d2, और d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, और d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। ये अब ये a1 ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये a1 का मतलब पहला पद, a2 का मतलब दूसरा पद, a3 का मतलब तीसरा पद। a2 की वैल्यू कितना है, ये हमारा है x प्लस 8, a1 की वैल्यू कितना है, 2x है, और a3 की वैल्यू कितना है, 3x प्लस 1, और a2 की वैल्यू क्या है, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस x माइनस का 8। इसी को अच्छे सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही आंसर। ये 2x से घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का x प्लस का 8। अब ये 3x ये इससे घटा देंगे तो हो जाएगा 2x, इससे घटा देंगे तो माइनस का 7, और ये प्लस में धरा कर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2x, और ये प्लस में धरा जा करके माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 15, ये इससे कट जाएगा, 3 5 15, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा x बराबर कितना हो गया, 15, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आपको हम समझा देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। जैसे 24 है, कह रहा है उस AP का 31वां पद बताना है। जैसे हमसे an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे हमसे 31 कह रहा है तो यहाँ 31 रख देना है, तो a प्लस 31 से घट जाएगा 30d। मतलब आपको कोई पद निकालना है तो आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो दिया है पहले, जैसे ये 24 इसमें सॉल्यूशन में कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना दिया है, मतलब a 11 दिया है कितना, 38। इसका तुरंत सूत्र लगाना है, इसका सूत्र लगाएंगे तो a प्लस 1 घटा दिया करो तो हो जाएगा 10d बराबर 38। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसका 16वां पद बोले तो a16 बराबर कितना है, 73 है। अब इससे 1 घटा देंगे तो इसका हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। अब ये इनको सॉल्व करके फिर मतलब इन दोनों को सॉल्व करके जहाँ विलोपन से जहाँ प्रतिस्थापन तो AD आ जाएगा, AD आ जाएगा तो हमारा a31 का फार्मूला लगा देंगे, 31 बराबर a प्लस 30d, AD की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, ये थेल्स प्रमेय आप पेपर में जरूर पढ़ के चाहिए, और पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़ के चाहिए। उसका भी हमारा वीडियो एक शॉर्ट वीडियो पड़ा है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इन सबसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। जैसे कहा भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी आपको लंबाई बताना है, तो इसको हम मान लें x, या नहीं मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत। यहाँ पर अगर ये भुजा इसके समांतर होती है तो इसे मतलब अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इन भुजा का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, इसे ही कहते हैं थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय
थेल्स प्रमेय से तो ये हो जाएगा AD बटे DB या BD बराबर AE बटे EC। सबकी वैल्यू अच्छे से रख दें और इन्हीं को सॉल्व कर लें, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। AD की वैल्यू तो हमको बताना है तो AD ऐसे रहने दें, या इसको x सेलेक्ट कर लिया तो x पुट कर दें इसके प्लेस पे। DB की वैल्यू कितना है 10.8, ये AE की वैल्यू कितना है 2.7, ये हो जाएगा। और उसके बाद EC की वैल्यू कितना है 8.1, ये। अब यहाँ ये डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2.7 इंटू ये 10.8 अपान ये हो जाएगा 8.1। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको काट देंगे, 9 त्रिक 27, 9 9 81, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो आप इनको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लगाते रहें। तो ये त्रिभुज के 2 क्वेश्चन और हमने सेलेक्ट किया है। आप थेल्स प्रमेय बोर्ड पेपर में जरूर पढ़ के जाइए, सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने का। और पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़ के जाइए, उससे प्रूफ वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है और आप इसको कर लेंगे। इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थोड़ा सा हम बता दें इसको कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कह रहा है DE जो है समांतर है किसके AC के। जैसे ये DE है, ये हमारा क्या है DE जो है ये समांतर है इसके AC के, तो इसका BE बटे EC, BD बटे AD ये कर लेंगे, एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी। उसके बाद TF ये जो है समांतर है AE के, तो BF बटे FE बराबर DB बटे AD, दोनों समीकरण को इक्वल कर देंगे, वो चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो आप कर लेंगे, कहीं पर कोई डाउट होता है तो क्लियर करेंगे। अब जैसे कह रहा है ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है BL तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं। ये भी बोर्ड पेपर में आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तथा त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ये 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर ये। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट लिख दिया है। सबसे पहले आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, मतलब ACB में, उसके बाद सेकंड नंबर पे ALM में लेना है, फिर उसके बाद ACM में। ये कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम लॉजिक टू लॉजिक आ जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखें तो यहाँ ये 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब जैसे कह रहा है कि त्रिभुज ABL में, मतलब ये सेकंड नंबर गया है ABL में, तो ये 90 के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PL का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। लंब कितना है AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार बोले तो AL का स्क्वायर। लेकिन याद रखना है, मतलब ये BL जो है ये हमारी क्या है मध्यिका है। मध्यिका मतलब इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं AC का AC बटे 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को लिख ले होंगे, आप इनको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज अपनी कॉपी में लिखते रहें और यहाँ तक हमें ये प्रूव करना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ये हो जाएगा हमारा BL का स्क्वायर, ये हम इरेज कर दे रहे हैं और आप इनको कर लेंगे। BL का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, इसके बटे कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा BL का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये बटे में 4 इधर आकर गुणा हो जाएगा। 4BL का स्क्वायर बराबर 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2, ये हो गया। अब इसके बाद हम इस समीकरण में आ जाएंगे त्रिभुज CMA में, त्रिभुज CMA में, इस वाले त्रिभुज में, तो ये 90 के सामने हो जाए ये कर्ण हो जाएगी। त्रिभुज CMA में, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब CM का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AM का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये इस वाले त्रिभुज ACM में, तो ये हो जाएगा। अब जैसे AM का है तो ये हमारा CM जो है मध्यिका है, तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, तो ये इसको हम लिख सकते हैं AB बटे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा CM का स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4AC का स्क्वायर, ये समीकरण क्या लेट कर लेंगे 3। अब हम क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ लेंगे, 2 और 3 को जोड़ लेंगे, प्रूव हो जाएगा हमारा। और आप इनको एकदम
आशा है एकदम अपनी कॉपी में बिल्कुल टॉपिक वाइज लिख रहे होंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, फटाक से जोड़ को आपको दिखा देते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, अगर जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये दोनों एक तरफ लिखें तो इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो ये 4AB का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर, तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5AB का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर, ये 4AC का स्क्वायर, तो जुड़ जाएगा तो 5AC का स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब देखो AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार, इसको कर्ण लिखते हैं, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारा निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद रखना है। इसमें D बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी के। ये इससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जरूर एग्जाम में जाइए, जरूर आपको बेनिफिट होगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसके बीच की दूरी, ये सूत्र लगा लेंगे। आशा है आप लगा लेंगे, कोई डाउट होता है तो क्लियर करेंगे। अब इसके बाद विभाजन में आपको अगर कोई विभाजन नहीं कहेगा तो हमेशा आपका सूत्र अंत विभाजन का लगता है। अगर बाय विभाजन बोल रहा है तो उसका, तो हम केवल ये फार्मूला, इससे आप इसको लगा लेंगे। x1 के दर पे ये, y1 के दर पे ये, x2 के दर पे ये, इसके दर पे, तो सॉल्व कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। आप लगा के देखिएगा। इसके बाद इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, निर्देशांक क्या है, अंत विभाजन का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, अंत विभाजन का निर्देशांक का ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। अब आपको बता दें m1 m2 कैसे मानेंगे, ये हमारा m1 रहेगा, ये m2 रहेगा, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये x2 रहेगा, ये y2 रहेगा। ये फार्मूला लगा के वैल्यू रख देंगे, निर्देशांक आ जाएगा। अब उसके बाद त्रिभुज का, अगर निर्देशांक दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। तो आप इनसे इन क्वेश्चन को लगा लेंगे और इसे, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है, y3 है, और कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है। तो ये टेक्नामेंटी के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है कुछ क्वेश्चन। और आपको किन, जैसे आपका टेबल हो गई साइन 30 कास 30, ये पूरी टेबल आपको रट के जाना है। एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, एकदम 100% एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, वो कहीं पर भी मिल सकता है। सारणिक वाले क्वेश्चन ठीक ना जरूर आएंगे, और उसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, लगा लेना है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसकी हमारी अलग से भी वीडियो पड़ी है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उनको जरूर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे 32 नंबर है हमारा क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि यदि, इनको जैसे कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर कितना है, 1/2, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कितने अंश का मान है, ये कितने अंश का मान है, 30 अंश का मान। तो साइन a माइनस बी की वैल्यू कितना होता है, ये साइन 30 हो जाएगी, ये 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम बराबर कर लेंगे, तो जैसे है हमारा कास a प्लस बी बराबर क्या है, 1/2। तो ये कास कितने अंश की वैल्यू है हमारी, कास 60 डिग्री की वैल्यू है। तो ये इससे कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2। इन दोनों को सॉल्व करके a b की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और इस क्वेश्चन को जैसे आपका हम बता देते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, टाइम के शॉर्टेज की वजह से आप इनको, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, लंदी ना हो, तो इसके लिए हम इनको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इनको लगा लेंगे। जैसे साइन 60, मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3। और ये सेक किसका उल्टा आएगा, कास का। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है हमारा, √2।
और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब एक ये आपको प्रूव करने वाला है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, तो tan से tan कट जाएगा। उसके बाद ऊपर 2 sec थीटा और नीचे a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला बन जाएगा। तो ये कहीं पर बनेगा, नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये रख करके सॉल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप इनको एकदम करते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने वाला और हम बता दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। जब कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनेगा प्रूव करने वाला, फिलहाल प्रूव करने वाली सरसम का आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू इसका दे देते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को आपको RHS से लगाना है, RHS से। RHS मतलब RHS हमारे क्या है m² - 1/n² - 1 ये है। मतलब हमें जो ये गिवन है, जैसे ये हमें गिवन है tan अल्फ़ा बराबर n tan बीटा ये है। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो n बराबर हो जाएगा tan अल्फ़ा/tan बीटा। और अगर यहाँ से वैल्यू ये जैसे हमें दिया है कि sin अल्फ़ा बराबर m sin बीटा, तो अगर m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा sin अल्फ़ा बटे sin बीटा। अब यही n और m की वैल्यू यहाँ पर LHS में मतलब RHS में रख देंगे, हो जाएगा। तो m² - 1/n² - 1, m के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे हमारा sin अल्फ़ा बटे sin बीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे -1 बटे n के प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे tan अल्फ़ा बटे tan बीटा, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे -1। अब आपको थोड़ा सा हम लॉजिक बता दें और आप इनको ट्राई करिएगा। आ भी सकता है, थोड़ा नहीं भी आ सकता, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा बटे sin स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा। इसमें tan स्क्वायर, लेकिन आप लास्ट में जब मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आप tan अल्फ़ा बराबर यूज कर लेंगे sin अल्फ़ा बटे cos अल्फ़ा, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और tan बीटा बराबर यूज कर लेंगे फार्मूला sin, इसमें अल्फ़ा ही रहेगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ही रहेगा, sin बीटा बटे cos बीटा, ये रख करके सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। और आप इनको ट्राई करिए, ये लास्ट में मतलब हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो आप इनको लगा लेना, कोई डाउट होता है तो क्लियर करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आपको जरूर पढ़ के जाना है उन्नयन कोण और अनुमान कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसे अनुमान कोण कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कह रहा है कि जैसे जैसे इसमें 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से, जैसे ये पेड़ है हमारा, ठीक है, जैसे कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया या इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी, तो चाहे इस साइड आप बना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, मतलब ऊंचाई अगर h है तो ये कितना गुना है √3h है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा ये हमको बताना है। यहाँ पर ये सूर्य है, इसके द्वारा ये उन्नयन कोण हमको बताना है। तो अब देखो, अब आपको यहाँ पर ये त्रिभुज मान लेंगे ABC, तो आपको लंब पता है और आधार पता है, तो इसका मतलब आपको tan थीटा पता है। tan थीटा बराबर मतलब लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण रहेगा तो sin थीटा, आधार बटे कर्ण तो cos थीटा, और लंब बटे आधार तो tan थीटा। तो लंब पता है, आधार पता है, तो tan थीटा त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब h बटे √3h, h से h कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। अब ये देख लेना ये tan कितने अंश का मान है, तो tan कितने अंश की वैल्यू है ये tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसका आपको हम फिगर बना के समझा देते हैं और आप इनको ट्राई कर लेना। जैसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो जैसे ये हमारा क्या है 37 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो जैसे हमने 7 मीटर ऊंचे क्या बना लिया भवन मान लिया, 7 मीटर ऊंचे भवन, जहाँ ही साइड मान लें, जहाँ ही साइड, ये तो आपके ऊपर डिसाइड करेगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, मतलब जैसे टावर है तो ये जाहिर सी बात है कि भवन से टावर ज़्यादा ऊंचा होगा। एक केबल टावर, ये क्या है केबल टावर है हमारा, केबल टावर है, ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर ये है, रटना नहीं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। 7 मीटर ऊंचे के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, ये कह रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। और इसके पाद का उन्नयन कोण, किसके पाद का, यहाँ टावर के पाद का, मतलब ये आधार, पाद बोले तो आधार इसका, तो इसका आधार का अनुमान कोण कितना बन रहा है हमारा
45 डिग्री। अनुमान कोण यहाँ से बनता है, तो ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसको हम थोड़ी देर के लिए एच मीटर मान लेंगे, ये हो जाएगा। इसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स। आमने सामने की आयत की आमने सामने की आयत बन गया, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताना है, तो आपको ये ए, इसका नेमिंग कर देना है ए बी सी डी ई। एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेना है, और एच की वैल्यू निकाल करके दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई हमारी कितनी है 7 + h मीटर, और इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करेंगे। अब वृत्त से हमने क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, लेकिन आप इनको आपको समझा दें। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर है। इस प्रमेय से आप क्वेश्चन जरूर करके जाइए, प्रूव करने वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है। जैसे ये हमारा ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर क्या होता है बी सी। ये कौन सी, ये प्रमेय है एक वृत्त की, मतलब कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये नहीं कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। मतलब इससे क्वेश्चन आपको आने की बड़ी संभावना है, लगभग हर साल बोर्ड पेपर में आया है। अब जैसे ये कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि बी ओ सी 110 है, ए बी तथा ए सी स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की, तो कोण ओ ए बी का मान बताइए। ओ ए बी का मान जो बीच में रहता है उसकी बात करते हैं, मतलब आपको इतना कोण बताना है, ये कितना कोण है ये आपको बताना है। सबसे पहले ये हम एक चतुर्भुज बन गया ए सी ओ बी, ये चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण सी ए बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 110 डिग्री, ये हो जाएगा, प्लस कोण सी ए बी बराबर 180। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हमारा हो जाएगा कोण सी ए बी बराबर 180 माइनस 110। इससे घटा देंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखो ये पूरा इतना कोण आया और ये इसी का हाफ होता है, तो मतलब ये 70 आ गया, तो हमारा कोण ओ ए बी इसी का हाफ हो जाएगा, तो 70 का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप इनको एकदम टॉपिक वाइज करते रहेंगे। अब हम त्रिज्यखंड की ओर बढ़ते हैं, और ये अलग आप जरूर एग्जाम में लगा के जाइए। त्रिज्यखंड से आप क्वेश्चन जरूर लगा के जाइए, वृत्तखंड से क्वेश्चन जरूर लगा के जाइए, और इनका फार्मूला एग्जाम में फार्मूला इस चैप्टर ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, ये डायरेक्ट एग्जाम मतलब डायरेक्ट फार्मूले पे डिपेंड है, तो फार्मूला आप इनका जरूर रट के जाइए। सबसे पहले कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मिनट वाली सुई होती है एक मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई जो होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे यहाँ अगर आप 5 तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी। अब जैसे ये घड़ी से जो सुई से जो कोण बने, मतलब जो एरिया बनता है वो त्रिज्यखंड का बनता है। तो सबसे पहले हम कोण ज्ञात कर लेंगे। कोण बराबर ये 5 मिनट है, और 1 मिनट में आपको अभी हमने बताया कितना कोण बनाती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना कोण हो जाएगा 30 डिग्री कोण बना देगी। कोण पता चल गया। और जो सुई की लंबाई होगी ये त्रिज्या काम करेगी, जो सुई की लंबाई होगी वो किसका काम करेगी त्रिज्या का। मतलब r बराबर हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मतलब इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा पाई 22/7 हो जाएगा। और यहाँ आर की वैल्यू कितना है 14 × 14, इसी को अच्छे साल कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 1 2, 14 1 14 के 4, 14 1 14, 14 1 15/3, ये कटेगा नहीं, बस ये इसको सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया हो जाएगा। और आपको हम थोड़ा सा फार्मूला बता दें और आप इनसे लगाते रहिए। जैसे फार्मूला त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई का फार्मूला जरूर याद कर लेंगे। एल बराबर क्या होता है θ/1 मतलब 360 × 2 पाई आर, ये नहीं मिलेगा तो θ/180 पाई आर, ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला है। और आप इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको आपको बताते हैं। तो
आपके सामने हमने ये जैसे त्रिज्यखंड वाले चैप्टर का क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है, मतलब ओवरव्यू हमने बताया है, शॉर्ट समरी हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है और आप इनको जरूर लगा के जाइए। हमने आपको 1.5 घंटे में समझाने की इतनी कोशिश की है और आप एक बार ट्राई करेंगे तो जरूर आपका नंबर कुछ ना कुछ स्कोर होगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का, अब त्रिज्यखंड का फिर आ गया सूत्र लगा देंगे। जैसे ये कोण पता है, त्रिज्या पता है, जैसे हमारी त्रिज्या पता है 4 सेंटीमीटर, कोण पता है 30 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, लगा देंगे आंसर हो जाएगा। दीर्घ का पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको घटा देंगे लघु वाला, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब जैसे बेलन वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हमने केवल एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद जैसे हमारा सांख्यिकी हो गई, इन क्वेश्चन को हमने नहीं सिलेक्ट कर पाए और आप इनको करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर कोई डाउट होता है तो क्लियर करेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी वाला भी क्वेश्चन आपका 3 टाइप का, मतलब उसमें भी बहुलक है, माध्यिका है और समांतर माध्य है, तो मतलब वो फार्मूला बेस्ड है, तो आप इनको करके जाइए। तो ये क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई डाउट होता है तो क्लियर करेंगे। जैसे कह रहा है कि एक लौह स्तंभ का कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, कुछ भाग किसके आकार का है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। ये कह रहा है कि एक लौह स्तंभ का कुछ भाग लंबवृत्तीय बेलन के आकार तथा शेष भाग किसके आकार में है, शंकु के आकार में। शेष भाग किसके आकार में है, शंकु के आकार में है। शंकु व बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। दोनों भाग की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। और कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 240, मतलब इस भाग की 240, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, ये कह रहा। तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमारी कितनी है, ये शंक्वाकार भाग है, तो इसकी ऊंचाई हमारा कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर, ये हमारा 36 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है लौह स्तंभ का एक घन, तो सबसे पहले हमें अगर आयतन ज्ञात करना होता है, अगर हमें द्रव्यमान पूछेगा 3-4 पॉइंट रखेंगे। अगर हमसे वायु कहता है या क्षमता कहता है या हमसे धारिता पूछता है, तो इन सब में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। जैसे द्रव्यमान पूछ रहा है, यहाँ पे हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इसमें क्या क्या प्रयुक्त है, हमारा शंकु प्रयुक्त है, बेलन प्रयुक्त है। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमें शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन करना है। शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये हमारा कंसेप्ट लगाना है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, अब देखो यहाँ ऊंचाई अलग अलग है, तो थोड़ा सा इसको हम ऊंचाई, इसको कैपिटल h लेट कर लें या इसको स्मॉल h लेट कर लें ही। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर h, यहाँ पर ये इससे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लेट कर लें, कैपिटल लेट कर लें। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, त्रिज्या दोनों की सेम ही है। अब इसके बाद यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये जाएगा h/3 प्लस कैपिटल h। और यहाँ पर स्मॉल h की वैल्यू 36 है और कैपिटल H की वैल्यू ये है 240 रख करके, और पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे, क्योंकि दिया नहीं है। जब दिया नहीं है तो चाहे आप यू डिसाइड, चाहे 22/7 यूज कर लेंगे या 3.14 रख करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो आ जाएगी इसका हमारा आयतन आ जाएगा। और यहाँ पर गिवन है कि 1 घन सेंटीमीटर का आयतन कितना है, 7.5 ग्राम है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो आपको हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक समझाने की कोशिश की है, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज करते रहिए। कहीं डाउट होता है तो अपने डाउट को क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।